Okay, Malik. So, good morning. Hopefully, everybody is doing good. प्रोफेशनल एथिक्स में अपन ने ऑलरेडी बेसिक पोर्शन खत्म किया है, मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट खत्म किया है, उसके बाद अपन ने ब्रांच ऑफिस खत्म किया है। वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द शेड्यूल में अपन ने फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल देखा है। फर्स्ट शेड्यूल में हमने ऑलरेडी 4 पार्ट देखे हैं, सेकंड शेड्यूल में हमने 3 पार्ट देखे हुए हैं और उसके क्लॉजेस देखे हुए हैं। क्लॉजेस को समझा है, ओके, ब्रीफ अपने अपन ने अंडरस्टैंड किया, एटलीस्ट अपन ने डायरेक्टली आउटकम तो कंक्लूड कर लिया है। ठीक है, आउटकम के ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सका। रीज़न सिंपल है, क्योंकि कहीं न कहीं आपको ये समझना होगा क्रैश कोर्स में अपन डिस्कशन कैसे कर, मतलब डिस्कशन का कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको बता दिया कि इसका आउटकम ऐसा क्यों है। तो आप ये समझिए कि जो बहुत बड़ा-बड़ा कंटेंट है उसको अपन ने नटशेल में समझ लिया है। तो सारा का सारा आप समझ रहे हो, तो लास्ट पोर्शन जो बचा हुआ है वो है गाइडलाइंस एंड सेल्फ रेगुलेटरी मेजर। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ वापस, ओके, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्लियर की है। गाइडलाइंस अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो तो अल्टीमेटली यू विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एंड सेल्फ रेगुलेटरी मेजर अगर नहीं कंप्लाई करते तो ठीक है, ये सेल्फ रेगुलेटरी मेजर है, अपने आप को रेगुलेट करने के लिए मेजर्स है। तो सेल्फ रेगुलेटरी मेजर में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इट इज मोर ऑफ रेगुलेटिंग आवर सेल्फ। यानी एग्जांपल, मतलब अपन किस तरह से बिजनेस करें, क्या तरह से, वो स्ट्रक्चर है। गाइडलाइंस कैसा है, आपको कुछ दिक्कत आती है उसमें अपन गाइडलाइन देते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने में आसानी होगी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। ओके, तो इसको गाइडलाइंस में, ये गाइडलाइंस में कहीं पर भी इस नोट्स में नहीं डाल रहा हूँ। तो आपको जो नोट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए है, ओके, अपने ड्राइव पे, वही नोट, यानी ये स्क्रीन शेयर की बात कर रहा हूँ, वही आपको स्क्रीन शेयर वहाँ पर यूज करना है। ओके, तो राइट नाउ वी आर डायरेक्टली डिस्कसिंग ऑन द नेक्स्ट कंटेंट एंड दैट इज कॉल्ड गाइडलाइन। अब अगर ये आपके पास जो शीट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अगर आप देखोगे तो ये 7th पॉइंट लिखा हुआ है डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, इसको कट कर देना, ये इनएडवर्टेंटली मिस्टेक हुई है। देखो क्या होता है, कभी-कभी इनएडवर्टेंटली मिस्टेक होती है, इवन लॉ में भी हुई है, इवन ऑडिट में भी, एंड दिस इज बिकॉज़ व्हाट हैपेंस, अपन जब पढ़ता हूँ, करता हूँ, तो फटाफट अपना ब्रेन चलता है, तो उस चक्कर में ये प्लस माइनस होते रहता है। तो ये खाली हेडिंग में चेंज है, तो इसको हेडिंग डाल दीजिए गाइडलाइंस। ओके, गाइडलाइंस आपको दी हुई है। सर गाइडलाइंस चैप्टर्स में डिवाइडेड है, चैप्टर 1 2 3 4। ओके, आप चैप्टर 1 2 3 4 को मैंने इग्नोर किया क्योंकि वो बेसिक है, टाइटल क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसलिए उस चीज को एक्सक्लूड किया हुआ है, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप देखोगे कोई भी लॉ जब बनता है तो आपको चैप्टर वाइज डिवाइड होता है। इवन कंपनी एक्ट इज ऑन चैप्टर्स, चैप्टर 1 2 3 4 सो ऑन। तो चैप्टर 1 2 3 4 वाज बेसिकली बेसिक्स व्हिच इज नॉट रिलेवेंट एट ऑल। तो डायरेक्टली कमिंग ऑन मेन चैप्टर, चैप्टर 5। अगर आप देखोगे यहाँ पर अभी चैप्टर 5, यानी आप ये समझ लो ये चैप्टर 5, ओके, गाइडलाइन, इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस का चैप्टर 5 है, जहां पर अपने को सजेशन क्या दे रहा है कि कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनानी चाहिए। ओके, सो याद रखना, एक सीए, ओके, 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा, एक है कैश बुक और एक है लेजर बुक। कैश बुक और लेजर बुक, इन दोनों का उसके पास ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होना चाहिए कंप्लीटली। इसके अलावा उसको और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। व्हेन आई डिस्कस अबाउट दिस मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें वो रिसीट्स क्या है, क्या पेमेंट्स गए, इसका डिस्कशन करना है। तो सर इसका मतलब लॉजिकली ये 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। ओके, इट इज नॉट अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएनएल बैलेंस शीट ये सब बनाना रहेगा, वो तो आपका है ही। ओके, इट इज अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अगर कभी पीयर रिव्यू होता है या कभी कुछ क्वालिटी रिव्यू होता है, तो आपका जब रिव्यू होगा, क्वालिटी रिव्यू में क्या होगा, आपका रिव्यू जब होगा, ओके, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट देखी जाएगी। तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी क्लाइंट से कितना पैसा आया, क्लाइंट को आपका कैसे फंड गया, ये सब देखा जाएगा। तो क्या होगा, ये 2 बुक देखी जाएगी, कैश बुक होगी, लेजर देखा जाएगा, दैट्स इट। ओके, याद रखना ये आपके क्लाइंट को नहीं है, आपको मेंटेन करना है। इसके बाद आता है टैक्स ऑडिट असाइनमेंट। शायद आपको याद होगा, ये एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में समझाया था कि अगर आप टैक्स ऑडिट असाइनमेंट ओवर द लिमिट लेते हो तो आप गिल्टी होते हो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में, और यहाँ पर वही डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर टैक्स ऑडिट के असाइनमेंट की लिमिट दी हुई है, एंड दैट इज 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट, ओके, इन ए फाइनेंशियल ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट है, इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर में आप 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट ले सकते हो, उससे ज्यादा आपने लेना नहीं चाहिए। ओके, और इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट, ऐसा इसमें डिवीजन नहीं कि प्राइवेट लिमिट का इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, कुछ डिस्कशन नहीं है। कॉर्पोरेट हो या नॉन कॉर्पोरेट हो, आपको 60 टैक्स ऑडिट लेने चाहिए। लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है और आपकी पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर है, तो चारों पार्टनर, ओके, इसका टोटल 60 लेंगे नहीं, हर एक पार्टनर का 60 होगा। तो अगर इंडिविजुअल है तो वो 60 रहेगा। ओके, अगर 4 पार्टनर है तो उस केस में उस फर्म का 240 हो जाएगा, बिकॉज 60 मल्टीप्लाई बाय 4, 240 वाला लॉजिक आपको लगाना होगा मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, एक चीज यहां पर लिखी नहीं हुई है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, वर्थ है वो बताना, और जो आपको समझ में आनी चाहिए और लॉजिकली दिमाग में रखनी चाहिए। प्लीज डू अंडरस्टैंड, इतने टैक्स ऑडिट अपन ले सकते हैं, इससे ज्यादा टैक्स ऑडिट ले नहीं सकते, ये पॉइंट आप दिमाग में रखिए, ठीक है सर? ओके, लेट टेक एन एग्जांपल, जो मैंने आपको बताया, मेरे पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर है, तो मेरे को बताइए टैक्स ऑडिट कितनी ले सकते हैं? टैक्स ऑडिट जो मैं लूंगा वो 240 ले सकता हूं, बिकॉज 60 मल्टीप्लाई बाय 4, ये तो लॉजिक समझ में आ गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 240 के 240 कैन बी साइंड बाय 1 पर्सन। प्लीज डू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, इट कैन बी साइंड बाय 1 पर्सन ओनली, यानी एक जो सीए है अपने, इसमें 4 पार्टनर है, चारों पार्टनर के पास 3 पार्टनर के पास साइन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पार्टनर, अकेला पार्टनर, ओके, 240 साइन कर सकता है। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, ये दिमाग में रखिए। ओके, यानी साइनिंग ऑफ टैक्स ऑडिट इज नॉट इशू,
Signing can be done by only one person also. The only consideration is the tax audit engagement, how many you can take. It is based on number of partners or number of persons. You need to take that figure in mind. तो 60 should be your maximum limit. 60 के ऊपर आप जाने नहीं चाहिए in a financial year. Okay, लेकिन क्या सारे के सारे tax audit can be signed by one person? Answer is yes. No restriction on signing. It is only saying, okay, that a partnership firm or chartered accountant tax audit assignment in a financial year, okay, इतने ही लेने चाहिए, उससे ज्यादा लेने नहीं चाहिए. स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट असाइनमेंट. मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है. एंड दिस इज नॉट ए केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट. स्टैट्यूटरी ऑडिट में ओके साइनिंग का कॉन्सेप्ट होता है, तो आप ध्यान रखना. तो यहां पर ओके द टैक्स ऑडिट कैन बी साइंड बाय ओनली वन पार्टनर फॉर ऑल एंगेजमेंट्स. ठीक है मालिक, ये अगली गाइडलाइंस जो अपने दिमाग में चली जानी चाहिए. उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड फीस. ये तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, पिछले लेक्चर में भी अपन समझ चुके हैं. अगर कोई अनडिस्प्यूटेड फीस है, ओके डिस्प्यूटेड नहीं, अनडिस्प्यूटेड फीस है, तो इस केस में आपने टैक्स ऑडिट असाइनमेंट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अनलेस अंटिल वो फीस का पेमेंट नहीं होता. हाँ, इसमें से खाली एक यूनिट निकाला हुआ है, अगर आपको याद होगा तो 6 यूनिट. ओके, देन दिस इज वेयर वी हैव डिस्कस इन फर्स्ट शेड्यूल, वी हैव डिस्कस इन फर्स्ट पार्ट एंड वी हैव डिस्कस इन आपके क्लॉज 9. ओके, यहां पर लॉजिकली क्लॉज 9 में देखा, अगर आपको याद होगा क्लॉज 8 में देखा जहां पर एनओसी लेना है. क्लॉज 9 वाज सेक्शन 139 एंड 140. क्लॉज 8 में देखा जहां पर एनओसी आपको लेना होगा. तो एनओसी के केस में आपको मैंने ये समझाया हुआ और वहां पर भी लिखा हुआ है. तो यहां पर वापस वही चीज लिखी हुई है. अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस शैल नॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज ए ऑडिटर ऑफ एन एंटिटी इन केस ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी ऑफ अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर कैरिंग आउट स्टैट्यूटरी ऑडिट इज नॉट पेड. मालिक समझ में आया या नहीं? अरे क्लियर है ना यार. अगर आज अपन वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो अपन अपने लोगों के अंदर क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं. तो फिर हर क्लाइंट ऐसे ही उल्लू करेगा. ओके, उल्लू बनाएगा. अपने को क्या करेगा, आज मेरे को बोलेगा पेमेंट करता हूं, अगले साल किसी और को अपॉइंट करेगा, फिर अगले साल किसी और को अपॉइंट करेगा, अल्टीमेटली सबकी पेमेंट वो रोक देगा. ओके, तो पॉइंट ये क्लियर करते हैं. लेकिन प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ सिक्योरिटी द अबव प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस शैल नॉट अप्लाई. ओके, ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है. सिक्योरिटी में ओके अनडिस्प्यूटेड फीस नहीं पे की हुई है तो चलता है, बिकॉज सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट अलग ही होता है. सिक्योरिटी डिफाइन कैसे होता है आपको मालूम ही होगा, नेटवर्थ एंड अदर थिंग्स का, वॉट एवर इट मे बी. बट लॉजिक इज दैट के सिक्योरिटी के केस में आप ये प्रोहिबिशन मत रखना है. यानी अगर सिक्योरिटी में अनडिस्प्यूटेड फीस कुछ बाकी रहेगी तो इट मे हैपन दैट सिक्योरिटी बाद में देता है. ओके, और सिक्योरिटी का ऑडिट कंपलसरी खत्म करना रहता है. ओके, अब यहां पर आता है अगला स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट. ओके, तो अगला पॉइंट देखिए. ओके, चैप्टर 8 में दिया हुआ है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट. अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस शैल नॉट होल्ड एट एनी टाइम अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट ऑफ कंपनीज अंडर सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट. ठीक है, तो अगर आपको मालूम होगा स्पेसिफाइड नंबर जहां पर कंपनीज एक्ट के अंदर अपन डिफाइन किए थे, तो वहां पर अगर कंपनी एक्ट रीड करते हैं तो 20 असाइनमेंट्स दिखते हैं. यहां पर गाइडलाइंस में ओके यहां पर डिफाइन किया हुआ है कि यहां पर ये लोग 30 ऑडिट असाइनमेंट ले सकते हैं, लेकिन यहां पर कंपनीज वाइडर की हुई है, उसमें एक्सक्लूजन बहुत अलग थे. तो जब मैं कंपनी ऑडिट करूंगा तो उस टाइम पे इन दोनों का कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा मैं. ओके, कंपनी ऑडिट के लेक्चर में अपनी कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप याद रखो. ओके, यू कैन टेक ऑडिट ऑफ ओके 30 ऑडिट असाइनमेंट्स वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कंपनीज और अदर कंपनीज विद द एक्सेप्शन ऑफ वन ओपीसी एंड डोरमेंट. यानी यहां पर क्या निकाला हुआ है, 1 पर्सन कंपनी और डोरमेंट, ये दोनों छोड़ दीजिए. ये दोनों छोड़ के अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी छोटी भी रही, स्मॉल प्राइवेट कंपनी रही जिसका पेड अप शेयर कैपिटल भी 1 करोड़ होगा, तो भी वो काउंट में माना जाएगा. वहां पर वो सब चीजें निकलती है, तो आप ये ध्यान में रखना. तो ये पॉइंट आप ध्यान रखो. तो यहां पर 30 ऑडिट असाइनमेंट आप ले सकते हो. जब कंपनी ऑडिट में जाओगे तो ये दोनों का कंपैरिजन करके अपडेट करते हैं मालिक अपन. ओके, एंड इन द केस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस 30 ऑडिट असाइनमेंट पर पार्टनर इन द फर्म वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी और अदर. ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझा ही होगा कि जो पिछले इसमें केस में पढ़ा कि भाई अगर मेरे पास 4 पार्टनर है तो 30 पर पार्टनर होगा. अगर प्रोप्राइटरशिप है तो 30 पर पर्सन है, बिकॉज एक ही प्रोप्राइटर है. लेकिन पार्टनर है तो भाई 4 पार्टनर है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 30 120 ऑडिट असाइनमेंट ले सकते हैं. ओके, तो याद रखना. ओके, ऑफ कंपनीज अंडर सेक्शन 141 141 के इसमें जो कंपनीज है, तो दिस ऑडिट असाइनमेंट इज ऑल अबाउट कंपनीज. ओके, 141 के अंदर कंपनीज एक्ट का पॉइंट, तो उसके हिसाब से अपन ये असाइनमेंट्स रख सकते हैं. लेकिन इसमें से 2 कंपनीज आपको निकालनी है, वो है ओपीसी एंड डोरमेंट कंपनीज. अब ये दोनों कंपनी के ऑडिट असाइनमेंट अगर आपके पास रहेंगे तो 30 के अंदर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है. भारत माता की जय. एवरीबॉडी क्लियर? ओके, देखेंगे इसका कंटेक्स्ट जब कंपनी ऑडिट में जाएंगे. अगला पॉइंट, अपॉइंटमेंट एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर. अब यहां पर इन लोग ने क्या दिया हुआ है, ऐसा हो सकता है कि आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो एक कंपनी के, एक कंपनी के, और वही कंपनी में आप कोई दूसरा भी काम करते हो. देखो, क्या दूसरा काम नहीं कर सकते, ये रेस्ट्रिक्शन अपन पढ़ चुके हैं. एग्जांपल, उस कंपनी का मैं इंटरनल ऑडिटर नहीं हो सकता, उस कंपनी का मैं बुक कीपिंग नहीं बना सकता, ये तो मैं समझ चुका हूं. लेकिन देयर में भी सर्टेन कंप्लायंस सर्टिफिकेट, देयर में भी सर्टेन सर्टिफिकेशन व्हिच कैन बी गिवन. ओके, देयर इज सर्टेन मैनेज, कुछ सर्विसेज है जो हम लोग दे सकते हैं, काउंसिल की गाइडलाइंस है उसके लिए, तो ये सर्विसेज दे सकते हैं. एग्जांपल, कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना है,
बैंक को कुछ सर्टिफिकेट देना है, ओके, इन्वेंट्री का ऑडिट कर रहा हूं, उसका इन्वेंट्री का सर्टिफिकेट देना है, ओके, जनरल पर्पस के साथ मैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क कर रहा हूं, वो भी ऑडिट कर सकता हूं, वो भी अलग से सर्टिफिकेट देना है, ओके। यानी अगर मैं उस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं और उसी कंपनी के लिए मैं कोई दूसरा असाइनमेंट करता हूं, तो रेस्ट्रिक्शन ऑन फीस रखी हुई है। प्लीज डू अंडरस्टैंड, यानी एग्जांपल, ओके, पॉइंट समझ करो, अगर मैं एक कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं और उसमें से मैं फीस अर्न कर रहा हूं 50 लाख, ओके, और उसी कंपनी के लिए मैं कोई दूसरा काम करता हूं विच इज परमिटेड टू मी, ओके, जो परमिटेड नहीं है वो कर ही नहीं सकते आप, ये दिमाग में रखिए, जो परमिटेड है वो मैं करता हूं, तो उसकी फीस कितनी होनी चाहिए? तो यहां पर एक लिमिट लगाइए, यहां पर फीस मैक्सिमम जो आप स्टैट ऑडिट के ले रहे हो उतनी ही ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी, ओके, गाइडलाइंस एकदम क्लियर करता है। तो किसके लिए? स्क्रीन पे देखिए, अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, ओके, ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट in practice shall not accept the appointment as statutory auditor, okay, of PSU, government company, listed company and other public company having turnover of 50 crore, यानी other public company having turnover of 50 crore or more in a year, turnover where he accepts any other work or assignment or services in regard to the same undertaking or company on a remuneration which in total exceed the fee payable for carrying out statutory audit of the same undertaking. ओके, इसको वापस पढ़ लेना, लेकिन इसको शॉर्ट में बता देता हूं, ओके, मैं शॉर्ट में बताता हूं। एक एक्स लिमिटेड है जिसका टर्नओवर 100 करोड़ है, 100 करोड़ है, टर्नओवर 100 करोड़ है। अब इस एक्स लिमिटेड का मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं और मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए फीस चार्ज की है 50 लाख, ओके। अब इस कंपनी ने मेरे को बोला कि हमको एक सर्टिफिकेशन चाहिए और मैंने फीस कोट की है 1 करोड़, ओके। प्लीज डू अंडरस्टैंड, यहां पर ये मैं कर नहीं सकता, मैं गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होऊंगा। तो इस केस में आई नीड टू अंडरस्टैंड, मेरे को स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं लेना चाहिए, मेरे को स्टैट्यूटरी ऑडिट का काम नहीं लेना चाहिए, ओके। मैंने उतना ही फीस चार्ज करना चाहिए जितना स्टैट्यूटरी ऑडिट में कर रहा हूं मालिक। तो आपको यहां पर क्या सीन होगा, यहां पर मैं गिल्टी पाया जाऊंगा। लेकिन मैं अभी और एक एग्जांपल दूसरा करता हूं, एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड का टर्नओवर 100 करोड़ है, टर्नओवर 100 करोड़ है और मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट की फीस, ओके, मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट की फीस 1 करोड़ चार्ज की है, ओके। अब समझ करो, अगर मैं कोई दूसरा काम करता हूं और मैं 50 लाख में करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, नॉन कंप्लायंस नहीं रहेगा। आपको समझना है, आपकी जितनी स्टैट्यूटरी ऑडिट की फीस होगी उतनी ही मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए, इससे ज्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर पर केसेस कौन से है, केसेस याद रखना, केसेस में गड़बड़ मत करना, केसेस में हाईलाइट कर दूं, ओके, पीएसयू, ओके, गवर्नमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अदर पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 50 करोड़, यानी पहले 3 नाम याद रखना, ओके, बाय पीएसयू, गवर्नमेंट कंपनी, ओके, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी एंड अदर पब्लिक कंपनी जिनका टर्नओवर 500 करोड़ है। ये 4 कैटेगरी आपको याद रखनी चाहिए, ओके। ये 4 कैटेगरी क्वेश्चन में आता है। अगर एग्जांपल प्राइवेट लिमिटेड का आता है तो उसको कोई डिस्कशन ही मत करिए, प्राइवेट लिमिटेड के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, ये एप्लीकेबल सिर्फ इन 4 कंपनीज के लिए है, 4 कंपनीज के लिए, जिसमें ओके पब्लिक कंपनी भी आती है, लिस्टेड कंपनी आती है। पब्लिक कंपनी के लिए क्राइटेरिया होगा टर्नओवर का, लेकिन लिस्टेड एंड अदर थिंग्स के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है मालिक। एवरीडे क्लियर, ओके, ये पॉइंट ध्यान में रखिए, ओके। ये हो गया, मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो इस केस में आप स्टैट्यूटरी ऑडिट, सर इस केस में अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं गिल्टी हूं, ये तो क्लियर है, और स्टैट्यूटरी ऑडिट उस केस में नहीं कर सकते अपन स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते, इट्स लाइक डिस्क्वालिफिकेशन जैसा, ओके। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ये कांसेप्ट आपके दिमाग में रखना जरूरी है, ठीक है मालिक, ओके। आई डू थिंक डन, ओके, डन, ओके। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ओके, व्हेन ही इज इंडेप्टेड टू ए कंसर्न। अगर आपको याद होगा तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से इंडेप्टनेस की अमाउंट 1 लाख, 5 लाख, 1 लाख, अगर याद है तो शेयर्स में 1 लाख है, 5 लाख फॉर इंडेप्टनेस है एंड सिक्योरिटी की 1 लाख है। तो 5 लाख वाला इंडेप्टनेस कंपनी ऑडिट के हिसाब से, लेकिन अपना इंस्टीट्यूट बोलता है, अपने गाइडलाइंस देते हैं, चैप्टर 10 में जो गाइडलाइंस है कि भाई तुम्हारा कंपनी या तुम्हारे क्लाइंट के साथ इंडेप्टनेस 1 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए, ओके। लेकिन एक चीज एकदम क्लियर रखो, इंडेप्टनेस 1 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए तुम्हारा खुद का, ओके, याद रखना। लेकिन यहां पर अगर आपको कोई फीस एडवांस में मिलती है, ओके, आपको कोई फीस एडवांस में मिलती है, कोई फीस एडवांस में मिलती है, तो आपको उस फीस को कंसीडर नहीं करना है इंडेप्टनेस के लिए। देखो ऐसा होता है कि मैं काम चालू नहीं करता हूं, ओके, मैं बोलता हूं, मेरे को एक एग्जांपल लेते हैं, ओके, मेरी 5 लाख फीस है और मैं बोल रहा हूं मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए एडवांस चाहिए, फिर मैं काम चालू करूंगा, बिकॉज वो मिलेगा तब मैं रिसोर्सेज एलोकेट करूंगा, ओके। तो क्लाइंट 2 लाख दे देता है, लेकिन क्लाइंट के लिए अभी तक तो एडवांस दिया होगा, तो इंडेप्टनेस आ गया, डेटर में रहूंगा मैं, ओके। तो ये क्या इंडेप्टनेस माना जाएगा? आंसर इज नो। तो ये लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव बेसिस पे अगर फीस मिल रही है, प्रोग्रेसिव बेसिस पे फीस मिल रही है, प्रोग्रेसिव बेसिस पे फीस मिलती है, मतलब एडवांस मिलता है उसके बाद पूरा ऐसा मिलता है, तो इंडेप्टनेस माना नहीं जाएगा। एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑडिटर, ओके। अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, उन्होंने स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं लिखा, यानी टैक्स ऑडिट हो या जो भी ऑडिट हो, सब में ऑडिट में इंडेप्टनेस नहीं होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स लिमिट कितनी होनी चाहिए? 1 लाख, 1 लाख के ऊपर इंडेप्टनेस नहीं होना चाहिए मालिक, ओके। अगर आपको मालूम पड़ा है देयर इज एन अनजस्टिफाइड रिमूवल ऑफ ऑडिटर, अगला पॉइंट, ओके, आपको वहां पर एक्सेप्ट नहीं करना है,
डू नॉट एक्सेप्ट, याद रखना, डू नॉट एक्सेप्ट। ओके, अगर आपको मान, इसके अंदर का पैराग्राफ मैंने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि अपने को ऑलरेडी पता है क्या है आंसर यार। ओके, डायरेक्शन इन केस ऑफ अनजस्टिफाइड रिमूवल ऑफ ऑडिटर, यानी आपको मालूम पड़ रहा है कि भाई ऑडिटर को जो निकाला गया था वो अनजस्टिफाइड में था। अनजस्टिफाइड मतलब देयर वाज नो जस्टिफिकेशन एज सच। ओके, तो इस केस में आपने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अब व्हाट इज अनजस्टिफाइड एंड नॉट, ओके, उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बोलता हूं, अगर प्रोसीजर फॉलो किए बिना निकाला है दैट इज अनजस्टिफाइड। See, I am telling you, don't discuss about reason. I am not discussing anything about reason. What is an unjustified? Unjustified मतलब ऐसा, अरे ऑडिटर ऐसे टाइम पे नहीं आ रहा था इसके लिए निकाला, ये अनजस्टिफाइड का पॉइंट मत पकड़ो। प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, यानी एग्जांपल, स्पेशल नोटिस देनी चाहिए थी, स्पेशल नोटिस नहीं दी मालिक, बिना स्पेशल नोटिस आना चाहिए था। ओके, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए था ऑडिटर को, रिप्रेजेंटेशन, राइट टू रिप्रेजेंट करना चाहिए था ऑडिटर ने। ओके, वो करने नहीं दिया। ओके, अनजस्टिफाइड रिमूवल है, जस्टिफिकेशन नहीं है। इस केस में आपने ध्यान रखना है, और ये कहां से मालूम पड़ेगा, अगर आपको याद होगा तो आपको मैंने ये क्लियर बताया था, सेक्शन 139 एंड 140 आपने कंप्लाई करना चाहिए। ओके, यानी आपने देखना चाहिए कि आपका अपॉइंटमेंट जब हुआ है तो ये कंप्लाई हुआ है कि नहीं, बस दैट्स इट। एंड यहां पर भी मैंने बोला था, यहां पर अगर क्लॉज आपको याद होगा पिछले लेक्चर में, इट इज टू असर्टेन, असर्टेन मतलब टू वेरीफाई वेदर इट इज सर्टेन और नॉट, इसीलिए आपको बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। उसके बाद आता है आपका ओके गाइडलाइंस ऑन टेंडर्स। 100% ये भी कॉन्सेप्ट अपन खत्म कर चुके हैं। सर कहां पर खत्म कर चुके हैं, आपको मैंने बताया था 3 पॉइंट टेंडर्स के बताए थे। टेंडर्स के क्या 3 पॉइंट बताए थे, मेरे को याद करके बताओ। सबसे पहला, अगर टेंडर्स खाली सीए के लिए है तो आप रिस्पॉन्ड, क्या था, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। अगर टेंडर खाली सीए के लिए है और मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड है, मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड है तो रिस्पॉन्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्पॉन्ड। ओके, और टेंडर अगर सीए, सीएस या अदर प्रोफेशनल्स के लिए, सबके लिए, अदर्स के लिए भी है, ओके, अब तो डेफिनेटली आप रिस्पॉन्ड करो क्योंकि अभी अपने को काम मिलना चाहिए। इस तरह से टेंडर के गाइडलाइंस है, विच आई हैव डिस्कस्ड दिस पॉइंट इन ड्यूरिंग सॉलिसिटिंग पॉइंट, सॉलिसिटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के कॉन्सेप्ट में। उस टाइम पे जब अपन 611 और 711 के क्लॉज देख रहे थे, उस टाइम पे ये डिस्कस कर चुके हैं अपन, गाइडलाइंस ऑफ टेंडर। आप पहले नहीं, दूसरा लेक्चर में आप देख लीजिए मालिक। ओके, ये होने के बाद यूडीआईएन गाइडलाइंस, आपको ये ऑल टुगेदर मालूम होना चाहिए। आज के डेट में अगर कोई भी ऑडिट असाइनमेंट होता है या कुछ भी असाइनमेंट होता है, कुछ भी सर्टिफिकेशन होता है, कुछ भी होता है, अपनी इंस्टीट्यूट चाहती है कि एक यूडीआईएन नंबर जनरेट करिए, ओके, इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे, और वो पोर्टल में जनरेट होने के बाद वो यूडीआईएन नंबर उधर रेफरेंस में आना चाहिए, ताकि जब ऑडिट हो जाए तो आपको कहीं पर भी किसी को वेरीफाई करना है कि एक्चुअली ये ऑडिट उसी ने किया है कि जिसकी साइन है, और ये यूडीआईएन नंबर के थ्रू वेरीफाई होगा। एंड दिस इज हाउ दे आर डूइंग द ट्रैकिंग ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का ट्रैक, ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट है कि नहीं, ये अपने को देखने के लिए देखा जाता है। तो इंस्टीट्यूट से यूडीआईएन नंबर निकालना जरूरी है। अगर आपने यूडीआईएन नंबर किए निकाले बिना, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया, आपने जीएसटी या टैक्स ऑडिट किया, या आपने कोई दूसरा ऑडिट किया, या एश्योरेंस सर्विस दी, या अटेस्टेशन फंक्शन किया, तो आप गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होंगे। तो जब आपको साइन करनी है तो आपको यह समझना होगा, आपको यूडीआईएन निकालना जरूरी है, यूडीआईएन निकालना जरूरी है मालिक। एवरी क्लियर? ये यूडीआईएन आपको आईसीए के वेबसाइट पे निकल जाता है। ओके, इन शॉर्ट दिस इज समथिंग व्हिच इज ट्रैकिंग। सर ये किया क्यों है, ये इसलिए किया गया है कि क्या होता था, फॉर्ज सिग्नेचर हो जाती थी, और फॉर्ज सिग्नेचर से ओके किसी भी सीए का मेंबरशिप नंबर लेके फॉर्ज सिग्नेचर करके सर्टिफिकेशन होते थे, और अल्टीमेटली बैंक लोन देती थी, बाद में मालूम पड़ता था ये फॉर्जरी हुई है, अनदर थिंग्स हुई है। तो इसको कर्व करने के लिए, अब यहां पर ऑथेंटिकेटेड सर्विस करने के लिए ये कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया है। तो मेरे ख्याल से यहां तक यूडीआईएन नंबर का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा। नाउ वी आर गोइंग ऑन गाइडलाइंस ऑफ नेटवर्क। ओके, नेटवर्क की गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस मैं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन अगर इसमें और डिटेल्ड आपको याद समझना है और बहुत बहुत अच्छे से डिटेल समझना है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नवंबर 20 में, मतलब नवंबर 20 एग्जैक्टली नवंबर 20 के मंथ में, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो मेरे, ओके, ऑडिट का जो फोल्डर रहेगा या ऑडिट की जो क्या बोलते हैं उसको, प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर आप जाओगे, सीए फाइनल ऑडिट के अंदर जाओगे, तो उसके अंदर नवंबर 20 का जो अमेंडमेंट होगा, अगर आप वो देखते हो तो उसके अंदर नेटवर्किंग फर्म्स के लिए पूरा ऑलमोस्ट, ओके, मैंने 1 घंटे सवा घंटे के अंदर, 1 घंटा ऑलमोस्ट हुआ है, उसके अंदर वो समझाया हुआ है। तो इट इज एन ऑलमोस्ट एन आवर कंटेंट, आपको बहुत डिटेल्ड में, बहुत एक एक चीज, नेटवर्क फर्म कैसी होती है, क्या होती है, किस तरह से बनती है, वो डेफिनेशन कैसे कर्व होगा, नेटवर्क है कि नहीं है, ये डेफिनेशन कैसे होगा, ये सारा का सारा वो लेक्चर में समझाया हुआ है मालिक। ओके, सो आप वो लेक्चर का मैं ये काम करूंगा, यूट्यूब जो लेक्चर होगा इसी के नीचे मैं, ये लेक्चर के नीचे मैं वो लिंक कॉपी पेस्ट कर दूंगा वो लेक्चर का, जिसमें अगर आपको पुराना लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में वो कॉपी कर लूंगा। तो अगर आपको वो नेटवर्क फर्म का ओके अमेंडेड लेक्चर देखना है तो आप वहां पर देख सकते हो मालिक। ओके, तो पूरा डिटेल आंसर यहां पर मैं क्या करूंगा, ओवरव्यू करूंगा, बिकॉज जो नेटवर्क के लिए गाइडलाइंस है और गाइडलाइंस के रिलेटेड पॉइंट है वो डिस्कशन कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहला ओके, ये लोग बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क क्या है, मतलब नेटवर्क किस किस प्रकार से बनती है। तो सबसे पहला, नेटवर्क कैन बी कंसिडर्ड एज ए म्यूचुअल एंटिटी व्हिच कैन एक्ट एज ए फैसिलिटेटर फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेटवर्क। यानी एग्जांपल, मेरा एक फर्म है, तेरा एक फर्म है, किसी और का एक फर्म है, किसी और का एक फर्म है, हम चारों मिलकर एक नेटवर्क फर्म बनाते हैं, और नेटवर्क फर्म जो होगी हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म होगी, और ये एज ए फैसिलिटेटर काम करेगी, एज ए फैसिलिटेटर। सर इसके कोई एग्जांपल
एग्जांपल एंड अदर थिंग्स, ओके, वो लेक्चर में आप देख लीजिए, वो लेक्चर में मैंने बकायदा एक एक डिटेल मल्टीपल एग्जांपल लेके बताया हुआ है। तो अगर आपको वो एग्जांपल को देखना है तो भाई वो डिस्क्रिप्शन के नीचे वो लिंक रहेगा, उसको अंदर जाके देख लीजिए मालिक। ओके, बट यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली समझ, अब यहाँ पर मैं खाली कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि कैसे होगा। तो मेरी एक फर्म है, तेरी एक फर्म है, किसी और की एक फर्म है, तो सर हम सब फर्म कंबाइन मिलके तो ये पार्टनरशिप फर्म होगी। देखिए पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या, हम लोग एक कॉमन फर्म बना रहे हैं। यहां पर मैं कॉमन फर्म नहीं बना रहा हूं, मैं एक कॉमन नेटवर्क बना रहा हूं, नेटवर्क फर्म बना रहा हूं, जिसमें अपन चारों अलग अलग फर्म रजिस्टर्ड होगी। कुछ समझ में आया मालिक? चारों फर्म अलग अलग एज ए फर्म रजिस्टर्ड होगी और वो एक नेटवर्क फर्म है, और वो नेटवर्क फर्म को काम मिलेगा। यानी हम लोग बताएंगे कि मेरे पास एग्जांपल, अगर मेरे पास है, अगर वो नेटवर्क फर्म का मैं बंदा हूं और मेरे को मालूम है मैं टैक्स ऑडिट का एक्सपर्ट हूं और आप आईटी ऑडिट के एक्सपर्ट हो, तो हमारे बीच में ही काम रहेगा। एक नेटवर्क फर्म दूसरे नेटवर्क फर्म के साथ काम दे सकती है। दिस इज हाउ वी कैन गो विथ मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म्स एज सच, जहां पर अपन बहुत सारे काम कर सकते हैं एक दूसरे के इसमें। ओके, एंड दिस इज नेटवर्क फर्म इज एक्चुअली गेटिंग ए बूम ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ओके, एक यूएस की फर्म होगी, एक इंग्लैंड की फर्म होगी, एक सीए फर्म, और इंडिया की एक सीए फर्म है, हम कंबाइन होके नेटवर्क फर्म बना सकते हैं ना मालिक। ओके, तो वहां के कोई सीए फर्म है, उसको इधर का कोई काम मिलता है, वो इस फर्म को दे सकती है। इधर के फर्म है जिसको यूएस का कोई काम आता है, तो उस फर्म को दे सकती है। इस तरह से एलोकेशन होता है मालिक। ये तो मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं मालिक, तो बस ये पॉइंट ध्यान में रखो। तो नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है। ओके, नेटवर्क कैन बी कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। ओके, ऐसा भी हो सकता है हम सब लोग मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना देवे, ठीक है। और नेटवर्क कैन बी कंसिडर्ड एज एलएलपी आल्सो, ये भी ठीक है। ओके, नेटवर्क कैन बी कंसिडर्ड एज कंपनी आल्सो, यानी जो अपन ने कॉमन फर्म बनाई है वो एज ए पार्टनरशिप भी हो सकती है, एज ए एलएलपी भी हो सकती है, या एज ए कंपनी भी बन सकती है। ओके, देखिए सीए फर्म कैनॉट बी ए कंपनी, सीए फर्म कैनॉट बी ए कंपनी, ये आप ध्यान रखना। एक सीए का एक सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन है, ओके, कोई भी कंपनी, ओके, कंपनी, ओके, सीओपी नहीं ले सकती है, कंपनी सीओपी सर्विसेज नहीं दे सकती है। तो कंपनी, हम लोग कंपनी नहीं है, लेकिन हमारी जो नेटवर्क फर्म है वो कंपनी फर्म हो सकती है। तो भाई ये लोग बताया, नेटवर्क फर्म शेल कंसिस्ट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, ओके, पार्टनरशिप और एनी अदर सच एंटिटी। ये तो मैंने बता दिया। एग्जांपल, मैं एक प्रोप्राइटर हूं, ओके, आपकी एक फर्म है जिसमें 4 पार्टनर हो आप लोग मिलके, ओके, एक और एक फर्म है जिसमें एक और एक प्रोप्राइटर है, और एक फर्म है जिसमें और पार्टनर है, हम सब मिलके एक नेटवर्क फर्म बनाते हैं। तो नेटवर्क फर्म कैन बी कंप्राइज्ड ऑफ सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रैक्टिशनर, पार्टनरशिप फर्म और एनी अदर। This is what a concept here. A firm is allowed to join only one network. Very important point ना ये. This is very important point. Example, okay, अगर मेरी proprietorship firm चली रही है, मैं और एक आपके नेटवर्क में ज्वाइन कर रहा हूं, I am permitted to join only one network. ऐसा नहीं होना चाहिए अपन 4 मिलके एक नेटवर्क बना रहे हैं, मैं और किसी और 4 के साथ और एक नेटवर्क बना रहा हूं, मैं और किसी 5 के साथ और एक नेटवर्क बना रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। I can join only one network firm. That's it. ओके, एक नेटवर्क ज्वाइन कर सकता हूं। ओके, और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन भी रेस्ट्रिक्शन बहुत तोड़ है। फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर शैल ज्वाइन ओनली वन नेटवर्क। अगर कोई फर्म्स है, ओके, अब एग्जांपल, मैं एक फर्म ए में भी पार्टनर हूं और मैं फर्म बी में भी पार्टनर हूं। ओके, प्लीज डू अंडरस्टैंड, फर्म ए में भी पार्टनर हूं और फर्म बी में भी पार्टनर हूं। ओके, ये लोग क्या बोलते हैं, फर्म्स हैविंग ए कॉमन पार्टनर शैल जॉइन ओनली वन नेटवर्क। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, ओके, फर्म ए, ओके, फर्म ए में भी मैं पार्टनर हूं और फर्म बी में भी मैं पार्टनर हूं। ओके, सीए फर्म, ओके, फर्म ए अगर एक XYZ नेटवर्क को ज्वाइन करती है तो फर्म बी को भी XYZ नेटवर्क ही ज्वाइन करना पड़ेगा, बस दैट्स इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी नहीं तो फिर क्या होगा, फिर दिमाग लगाते हैं अपन, अच्छा मैं इस पार्टनरशिप में भी रहता हूं, इस पार्टनरशिप में तो अलग अलग नेटवर्क में जा सकता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई कैन ज्वाइन ओनली वन नेटवर्क, and if I can join only one network, and if I am a partner in multiple partnership firm, you need to ensure that all partnership firm is only connected to that one network, not all different networks. Is that point clear? Okay, ये पॉइंट मेरे ख्याल से दिमाग में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो भाई इसमें मेन कंटेंट देख लेना। पर भारत माता की जय, ये सबसे इंपॉर्टेंट LDR पॉइंट है जो MCQ के रिलेटेड हो सकता है, तो आपको ये बहुत अच्छे से देखना होगा, इसके पॉइंट्स को अच्छे से समझना होगा। इन शॉर्ट एकदम सिंपल बता दूं, ओके, एक नेटवर्क फर्म है, एक डायग्राम में बता रहा हूं। ओके, नेटवर्क फर्म है, ओके, इसमें फर्म ए जो प्रोप्राइटर है वो बना हुआ है, एक है फर्म बी जिसके अंदर जो पार्टनरशिप फर्म है वो बनी हुई है, और एक है फर्म सी जो भी और एक पार्टनरशिप फर्म है वो भी और एक पार्टनरशिप फर्म है। ये सब मिलके एक कॉमन नेटवर्क बने हुए हैं। आपको ये समझना होगा, ये कॉमन नेटवर्क है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे एज्यूम करते हैं, ओके, एक फर्म डी है, ओके, और फर्म डी में एक पार्टनर है मिस्टर अमित एक पार्टनर है, और वही फर्म बी में भी पार्टनर है मिस्टर अमित, फर्म बी में पार्टनर है। तो अब समझ करो, अब फर्म डी कैन नॉट ज्वाइन एनी अदर नेटवर्क ज्वाइन नहीं कर सकता। फर्म डी के पास एक ही ऑप्शन, अगर उसको नेटवर्क में ज्वाइन होना है तो उसको, ओके, ये वाला नेटवर्क फर्म है, जो भी नेटवर्क फर्म का नाम देंगे अपन, वो नेटवर्क फर्म में ही ज्वाइन हो सकता है। दिस इज हाउ द रेस्ट्रिक्शंस वर्क मालिक। तो मेरे ख्याल से फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क का कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में गया होगा। सर क्या ये नेटवर्क का जो नाम है, अभी एग्जांपल, ये नेटवर्क का नाम तो अपन रखेंगे, तो लेट टेक एन एग्जांपल XYZ,
ओके, कंपनी फॉर्म करो, जो भी करो, अपने को कोई कंसर्न नहीं है, XYZ रखना है। तो XYZ नाम कैसे मिलेगा सर? ओके, तो आपको ये डिफाइन किया हुआ है, नाम कैसे मिलेगा? द नेटवर्क में हैव अ डिस्टिंक्ट नेम, ओके, व्हिच शुड बी अप्रूव्ड बाय ICAI। ठीक है मालिक, ओके सर, ICAI प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन ब्ला 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 शैल बी एप्लीकेबल टू नेटवर्क। ओके, यानी जब नाम लेने जाएगा, जो जो रेगुलेशन अपने को इंडिविजुअल नाम लेते वक्त है एप्लीकेबल, वही अपने को नेटवर्क फॉर्म में भी ध्यान रखना है। ठीक है, the institute shall approve or reject the name of network and intimate the same to the network at its address mentioned in form A। मैं आपको बता दूं, यानी approval of name is going in form A। form A आप सबमिट करते हो, जिसके अंदर approval of name के लिए जाता है, जिसमें आप अपना नाम, एड्रेस, कौन से प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म आपके इसमें कोई नेटवर्क फर्म में ग्रुप में आए हुए, ये सब डिस्कस किया जाता है। mere approval of name of the network shall not entitle the network to carry on practice on its own name। प्लीज अंडरस्टैंड, यानी यहां पर ये जो पहला पैराग्राफ जो जा रहा है उसमें क्या बोला जा रहा है, आपको इंस्टीट्यूट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि XYZ नाम ये लगा सकते हैं कि नहीं नेटवर्क को। तो परमिशन आपको फॉर्म ए में मिलेगी और इंस्टीट्यूट आपको या तो परमिशन देगा तो रिजेक्ट करेगा। देखो, रिजेक्ट करेगा तो वापस आपका प्रोसेस सेम होगा फॉर्म में जाने का, लेकिन अगर परमिशन दे दिया तो सर परमिशन मिल गया तो सीन क्या है सर? अगर परमिशन दे देती इंस्टीट्यूट, अगर परमिशन दे देती है इंस्टीट्यूट, तो इस केस में आप ये मत समझना अभी नाम लेके चालू कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन वापस देना पड़ेगा फॉर्म बी में कि सर ओके आई एम गेटिंग रजिस्टर्ड एज ए नेटवर्क फर्म। ओके, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहला है एप्लीकेशन फॉर द नेम इज अलाउड और नॉट, सेकंड इज रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट नेम एंड दैट इज रजिस्ट्रेशन। तो रिजर्व सच नेम, तो ICAI ये नाम 3 महीने तक रिजर्व करेगी। इसका मतलब आपको एप्लीकेशन इन फॉर्म बी कितने दिन में देना है? 3 महीने में देना है। तो फॉर्म बी विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ये तो लॉजिक क्लियर है। फॉर्म बी इज एन एप्लीकेशन कि मैं ये नाम रजिस्टर करवाना चाहता हूं, और रजिस्टर होने के बाद आप अपना काम कर सकते हो, चालू कर सकते हो। एंड ये पॉइंट लास्ट लाइन देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ नेटवर्क विद इंस्टीट्यूट इज मैंडेटरी। बिना नेटवर्क के रजिस्ट्रेशन के काम नहीं होगा। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ये हो गया। लिस्टिंग ऑफ नेटवर्क आउटसाइड इंडिया, इसको बाद में देखते हैं। ओके, ये क्योंकि फॉर्म डी है तो पहले फॉर्म सी को खत्म करते हैं। ओके, तो फॉर्म सी क्या बोलता है? अगर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड नेटवर्क में कुछ चेंज आता है तो वो चेंजेस आपको अपडेट करने 30 डेज के अंदर। एग्जांपल, कोई नई पार्टनरशिप फॉर्म आ गई या कोई प्रोप्राइटरशिप था वो छोड़ के चला गया और कोई दूसरा नेटवर्क में गया होगा, तो ये नेटवर्क को जो अपडेट करना है, ये अपडेट इंस्टीट्यूट को करना जरूरी है। और वो कितने दिन में करना है? 30 डेज के अंदर अंदर, विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज इन फॉर्म सी। तो फॉर्म ए इज फॉर एप्लीकेशन ऑफ नेम, फॉर्म बी इज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम, फॉर्म सी इज फॉर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेटवर्क। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब समझ में आ रहा है क्या भाई? यार अल्टीमेटली भाई तुम्हारे पास पहले 4 फर्म थे, अभी 5 हो गए, या 4 में से 3 हो गए या 2 हो गए, व्हाटएवर इट मे बी, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आपका नेटवर्क इज लिस्टिंग आउटसाइड इंडियाज एंटिटी, ओके, लिस्टिंग ऑफ नेटवर्क ओके आउटसाइड इंडिया, ओके आउटसाइड इंडिया की एंटिटी के साथ लिस्ट करना चाहता है तो आपको फॉर्म डी डालना पड़ेगा, फॉर्म डी देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन विद द इंस्टीट्यूट इन फॉर्म डी ऑफ फॉर लिस्टिंग ऑफ सच नेटवर्क विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू द नेटवर्क अरेंजमेंट। यानी अगर मैं कोई बाहर यूएस वाली नेट फर्म है उनके साथ मैं अरेंजमेंट करता हूं और वहां पर वो लिस्ट करवाता मतलब अपन लोग एंटर करते हैं अरेंजमेंट। ओके, तो ये फॉर्म डी में अपने को इंस्टीट्यूट को अपडेट करना पड़ेगा कि भाई अपन आउटसाइड इंडिया भी है, और ये करना बहुत जरूरी है इंस्टीट्यूट के लिए, अदरवाइज इंस्टीट्यूट बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएगी। बिकॉज आप खुद जानते हो कहीं ना कहीं वी नीड टू रीच दैट ग्लोबलाइजेशन लेवल, अनलेस अंटिल वी विल नॉट रीच दैट ग्लोबलाइजेशन लेवल, ओके प्रॉब्लम्स रहेगी मालिक। तो मालिक साला पेट वापस गड़बड़ कर रहा है एक्चुअली, स्टमक का पता नहीं यार, 2 दिन कल से आई एम जस्ट फ्रस्ट्रेटेड विद स्टमक। ओके, एंड ऑलमोस्ट अभी ये तो घर का ही खाना चल रहा है, कोई ऐसे बाहर का तो है ही नहीं, सब बाहर तो सब बंद है, कंप्लीटली लॉकडाउन, घर पे सब ऑपरेट हो रहा है। आई डोंट नो, फटाफट खत्म कर दो, देखता हूँ नहीं तो ब्रेक, बिकॉज इसमें अगर मैंने पॉज कर दिया ना तो साला इसका प्रॉब्लम है, ये वीडियो करप्ट कर देता है। ठीक है मालिक। ओके, पहला पॉइंट, फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क। फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क, पहला फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क समझ चुके हो। ओके, थोड़ा सा अप्रूवल ऑफ नेटवर्क नेम, ठीक है मालिक। नेक्स्ट पॉइंट इज इथिकल कंप्लायंस, नेटवर्क ने क्या क्या कंप्लायंस करना चाहिए। ओके, इसको बहुत ज्यादा हेडेक नहीं है, कॉमन कंप्लायंसेस है। ओके, इफ वन फॉर्म ऑफ द नेटवर्क इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अगर कोई एक नेटवर्क का एक फॉर्म स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, अगर वो एक फर्म ओके नेटवर्क का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, ओके देन द एसोसिएट शैल नॉट एक्सेप्ट इंटरनल ऑडिट और बुक कीपिंग। तो ये लॉजिक सिंपल है ना मालिक। ओके, देखो इधर देखो, अगर ये नेटवर्क फर्म है, ओके इसका फर्म ए अगर ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उस कंपनी का, तो 100% इसका कोई फर्म सी या फर्म बी शुड नॉट बी इंटरनल ऑडिटर और बुक कीपिंग एक्टिविटीज।
कॉमन सेंस है यार, मतलब कॉमन सेंस मतलब ऐसा होता है ना यार, अपना पार्टनर मतलब वो कोई दूसरी फर्म में है पार्टनर, तो वो पार्टनर नहीं करना चाहिए, सेम लॉजिक, वो फर्म नहीं करनी चाहिए, सेम लॉजिक है यहाँ पर भी। तो ये लोग ने वो क्लियर कट कर दिया है। The guidelines for of ceiling on non-audit fees pay is applicable in case of network firm। यानी ऐसा हो सकता है मालिक, ओके ऐसा हो सकता है, ओके इसके आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो और आप कुछ फीस चार्ज कर रहे हो, और इसी नेटवर्क के ग्रुप में और एक फर्म है जो कोई नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट काम कर रहा है, ओके विच इज अगेन परमिटेड, आई टोल्ड यू ना, इंटरनल ऑडिट एंड बुक कीपिंग इज नॉट परमिटेड बट अदर टास्क इज परमिटेड। तो कितनी फीस चार्ज हो सकती है? देखो आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 4 केसेस में, ओके गवर्नमेंट, पीएसयू, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड में टर्नओवर 100 करोड़, उसमें मैक्सिमम फीस आप नॉन के लिए कितना ले सकते हो? ओके वो लिमिट जितना आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस लिया है उसके ऊपर नहीं ले सकते। इधर कैटेगरीज चेंज होगी क्योंकि यहां पर 3 अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग काम करेंगे उनके लिए। ओके एग्जांपल, फर्म ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उनका, फर्म बी कोई एक सर्विस दे रहा होगा, फर्म सी और एक कोई सर्विस दे रहा होगा मालिक। प्लीज अंडरस्टैंड क्या बोल रहा हूं मैं। ओके तो ये केस में फर्म बी और फर्म सी कितनी फीस चार्ज कर सकते हैं? क्योंकि फर्म ए को जो स्टैट्यूटरी ऑडिट की फीस है वही लिमिट रही जाएगी। आंसर इज नो, 3 टाइम्स बोला गया है। तो यहां पर बोला हुआ है मैक्सिमम नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट के जो काम है वो करते हो, तो जो अदर ग्रुप के नेटवर्क है वो मिला के टोटल सबका टोटल मिला के मल्टीप्लाई बाय 3 करो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके ये कैटेगरी आपको दी हुई है, मेरे ख्याल से समझा होगा मालिक, और अगर वापस नहीं समझा तो वापस मेन लेक्चर में जाके देख लेना, लेकिन लॉजिक इजी एकदम। द गाइडलाइंस फॉर सीलिंग ऑफ नॉन ऑडिट फीस एप्लीकेबल इन रिलेशन टू नेटवर्क एज फॉलोज। फॉर ए नेटवर्क फर्म हु इज डूइंग स्टैट्यूटरी ऑडिट, including of associate concern and having common partnership, it shall be the same as mentioned in the said notification। ठीक है, मतलब जो आपका ओके स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा है उसके लिए कैटेगरी, वो फर्म जो स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा है वो सिर्फ उतना ही ले सकता है जितना स्टैट्यूटरी ऑडिट की फीस है। ये तो आपको एप्लीकेबल ही है, प्लीज अंडरस्टैंड, उसमें चेंज मत करना। ये इसका पहला पॉइंट क्लियर बोल रहा है। अगर वही फर्म जो काम कर रही है एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वही फर्म जो काम कर रही है एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो आपको नोटिफिकेशन मालूम है, गाइडलाइंस मालूम है, वो उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता। तो ये कॉन्सेप्ट उस क्लास ऑफ कंपनीज के लिए बात कर रहा हूं मैं। ओके तो गाइडलाइंस में जो दी गया है वो है, लेकिन फॉर अदर फर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट ना, फॉर अदर फर्म्स, यानी मैंने बोला फर्म ए अगर वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर और वही को दूसरा काम कर रही है जो परमिटेड है, तो वो मैक्सिमम स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस ही चार्ज करेगा। लेकिन अगर फर्म बी है, फर्म सी है, ये लोग कलेक्टिवली काम लेते हैं, ऑफ द सेम नेटवर्क कलेक्टिवली लेते हैं, इट शैल बी 3 टाइम्स ऑफ द फीस पेएबल फॉर कैरिंग आउट स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द सेम अंडरटेकिंग और कंपनी। यानी जो स्टैट्यूटरी ऑडिट की फीस एक वो फर्म ए ले रहा है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करने का, और कलेक्टिवली मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके ये डिफाइन किया हुआ है। In those cases where rotation of firms is prescribed by a regulatory authority, no member firm of the network can accept appointment as an auditor in place of any member firm of the network which was retiring। ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। एग्जांपल, ओके फर्म ए प्रोप्राइटरशिप है और ये नेटवर्क XYZ नेटवर्क का ओके ग्रुप में है, ये तीनों फर्म ए बी सी। फर्म ए प्रोप्राइटरशिप है, कितने टर्म तक रहेगी? 5 साल, एक टर्म तक रहेगी। अब इसके बाद कूलिंग पीरियड चालू होगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्म ए के अलावा फर्म ए और फर्म बी में कोई कॉमन नहीं है, ओके लेकिन उन दोनों का कॉमन क्या है? नेटवर्क। पार्टनर्स कोई कॉमन नहीं है, पर्सन कोई कॉमन नहीं है, लेकिन नेटवर्क कॉमन है। इसीलिए इस केस में ये लोग बोलते हैं अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर का कॉन्सेप्ट है जहां पर फर्म ए का एप्लीकेबल नहीं है, मतलब फर्म ए रिटायर हो रहा है, तो फर्म बी या फर्म सी, ओके फर्म बी और फर्म सी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर अगेन अनलेस अनटिल कूलिंग पीरियड इज नॉट डन। ओके दिस सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर पार्टनरशिप फर्म कॉमन पार्टनर्स में, ये अपन पढ़ चुके हैं ओके कंपनी एक्ट में, लेकिन लॉजिक एकदम सिंपल है। एंड द नेटवर्क में एडवर्टाइज द नेटवर्क टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस। आपको सॉलिसिट नहीं करना है, एडवर्टाइज नहीं करना है, ओके करना है तो कैसे करना है ये अपन ऑलरेडी 611-711 में कर चुके हैं मालिक। ओके उसके हिसाब से आप काम रखिए, इससे ज्यादा आपको हेडेक नहीं करना है, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं करना है। ओके आगे वाला पॉइंट भी एकदम बेसिक है कि भाई बाई लॉज बनाने के चाहिए, मतलब पॉलिसी प्रोसीजर आपके फर्म के लिए बनानी चाहिए। आपके फर्म कैसे वर्क करेगी, कैसे काम करेगा, कल्चर कैसे होगा, कौन मैनेज करेगा, किस तरह से खर्चा निकाला जाएगा, ये सब डिफाइन किया जाएगा। The effect of registration of a network which with institute will be deemed to be a public notice of network and therefore consent of client will be deemed to be obtained। यानी लॉजिकली जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया ICI के साथ, ओके पब्लिक नोटिस है कि भाई ये नेटवर्क फर्म नेटवर्क है, और अब एग्जांपल फर्म ए के पास कोई क्लाइंट है, अब वो नेटवर्क का क्लाइंट हो गया। फर्म ए के पास जो प्रोप्राइटर था उसके क्लाइंट थे, ओके फर्म ए के पास 5 क्लाइंट पहले से थे ना, अब फर्म ए इज ज्वाइनिंग दैट नेटवर्क, तो वो डीम्ड होगा कि दैट क्लाइंट इज ऑफ ए नेटवर्क क्लाइंट। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके यानी एग्जांपल फर्म ए के पास बजाज का ऑडिट था फर्म ए के पास, पहले अकेले बिफोर ज्वाइनिंग ए नेटवर्क, फिर फर्म ए ने XYZ नेटवर्क ज्वाइन किया, अब बजाज का ऑडिट इज विद XYZ नेटवर्क, दिस इज डीम्ड वंस नेटवर्क इज रजिस्टर्ड।
कॉन्सेप्ट सिंपल है भाई। एग्जांपल ओके, अभी एग्जांपल मैं आपके साथ हूं, ओके मैं अभी अमित तातेड़ केस में हूं, अमित तातेड़ केस में हूं, अब मैं वन प्रेप ज्वाइन करता हूं। एग्जांपल मैंने वन प्रेप इंटर के लिए ज्वाइन किया, फाइनल के लिए नहीं है, इंटर के लिए ज्वाइन किया, ओके आगे फाइनल के लिए करता हूं, एग्जांपल बोल रहा हूं। ओके अभी इन दिस केस ओके यू विल बी डीम्ड टू बी अ स्टूडेंट एज वन प्रेप। और यही अगर आप देखोगे तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी या सब कुछ इस तरह से ही करे किया जाता है ना भाई। वो एक इंडिविजुअल पर्सन का रैंक होल्डर या कुछ भी आता है जो प्रमोट करता है, सारी चीजें करता है, ओके वो इंडिविजुअल पर्सन से आता है। लेकिन ओके उस केस में वो उस तरह से बताते हैं, मतलब वो एज ए वन प्रेप केस में भी एडवर्टाइज करते हैं ना वो, क्योंकि दिस इज हाउ दैट कॉन्सेप्ट डीम्ड कम इनटू पिक्चर। तो ये लोग वही बता रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी नेटवर्क फर्म ओके जब एडवर्टाइज करेगी या बताएगी नंबर ऑफ क्लाइंट्स क्या है, कुछ करना है, देखो वो एडवर्टाइज किस लेवल पे करना है ये आपका डिस्कशन 611 711 को ध्यान में रखो। लेकिन ओके ये एडवर्टाइज कर सकती है कि ये हमारे क्लाइंट है, अभी नेटवर्क फर्म के क्लाइंट है, यानी बजाज इज ए नेटवर्क फर्म क्लाइंट, वो फर्म ए का क्लाइंट नहीं है, वो नेटवर्क फर्म का क्लाइंट है, इस तरह से। टू स्ट्रीमलाइन द नेटवर्किंग, अ नेटवर्क शैल फॉर्मुलेट ऑपरेशनल बायलॉज, ये तो मैंने आपको बता दिया। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग कमेटी, कौन मैनेज करेगा ये नेटवर्क, ओके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेटवर्क, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबरशिप फीस, नेटवर्क बन रहा है तो कुछ मेंबरशिप फीस होगी, पार्टनर कौन होंगे, मतलब अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसमें से कौन कौन पार्टनर बनेंगे, डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होगा, डिस्प्यूट हुआ तो आर्बिट्रेशन कंसिलेशन से करना है, डेवलपमेंट ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, ट्रेनिंग मटेरियल कैसे दी जाएंगे, न्यूज लेटर कैसे इशू किए जाएंगे स्टाफ और क्लाइंट को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट के लिए कैसे होगा, किस तरह से करेंगे, डेटाबेस कैसे मेंटेन किया जाएगा, टेक्निकल डायरेक्टर कौन रहेगा जिसके अंदर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ काम रहेगा, मेथोडोलॉजी कैसे होंगी, ड्राइंग फ्रॉम रिसोर्सेज ऑफ ईच फर्म, यानी एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि भाई आपके रिसोर्सेज एक फर्म को चाहिए, ओके वो आप रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, तो वो किस तरह से रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे, इसका एक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। डिटरमाइनिंग कंपनसेशन टू मेंबर फर्म, ओके कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा, अगर रिसोर्सेज मैंने तुम्हारे लिए तो तुमको मैं कंपनसेट कैसे करूंगा, या नेटवर्क कंपनसेट कैसे करेगी, ये समझना है। यानी फर्म ए इज यूजिंग द रिसोर्स ऑफ फर्म बी बिकॉज वो उसके लोकेशन के नजदीक इर्द गिर्द है और उधर ऑडिट करवाना था, तो मैं रेदर देन अपना पर्सन भेज के और अपना रिसोर्स बचा लूं मतलब ऑप्टिमाइजेशन रे, ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट को कैसे किया जाएगा, एंड पीयर रिव्यू ऑफ मेंबर फर्म होता है तो किस कंटेक्स्ट में होगा, कैसे होगा, इसके लिए आपके बायलॉज होने चाहिए मालिक। ओके तो ये हो गई आपकी कहानी, स्टोरी ओवर विथ नेटवर्क फर्म। और इसको डिटेल में चाहिए तो इसके नीचे मेरा लिंक रहेगा, वो लिंक में आप देख लेना। और जो अपना मेन लेक्चर देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करना होगा, क्योंकि ये अभी लेक्चर 1-2 दिन के बाद अपलोड होंगे। ओके अभी अपलोड नहीं होंगे, अभी तो मेरी खुद की तबियत ही डाउन है, तो अपलोड करने को कुछ इंक्रिप्ट करने में मेरा टाइम निकल जा रहा। ओके तो बट जब भी हो गए तो आप मेरा नवंबर 2020 का ओके अमेंडमेंट फॉर सीए फाइनल ऑडिट ये लेक्चर देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके सर लोगो गाइडलाइंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, लोगो गाइडलाइंस एक ही जैसा लोगो चाहिए, ये सब कुछ हो गया, ठीक है डन। ओके गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट फॉर्म एंड प्रैक्टिस, ओके ये यहां पर अब मैं राइटअप्स, वेबसाइट्स और इसके बारे में बात करूंगा। ये ऑलरेडी जो अपने लेक्चर ले चुके हैं उनके लिए ऑलरेडी ये कवर्ड है, तो यहां पर ये खाली मैं 611 711 में कवर करता था, अब मैंने सेपरेट मॉड्यूल के हिसाब से गया है, इसलिए मॉड्यूल के हिसाब से लास्ट में कवर किया है। राइटअप में क्या बोलते हैं, ओके जो राइटअप सर क्या होता है, अपन देते हैं राइटअप्स अपने बारे में, अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो एडवर्टाइजिंग में अगर आपको याद होगा 711 में क्लियर कट एक्सक्लूजन था कि राइटअप दे सकते हो आप, तो राइटअप में आप अपना नाम, मेंबरशिप नंबर, ओके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कौन से एरियाज आप काम करते हो, जो इट शुड नॉट इंडल्ज इनटू एडवर्टाइजिंग और सॉलिसिटिंग। तो बस कुछ कंटेंट गाइडलाइंस है राइटअप्स के लिए। इट शैल बी हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल, ठीक है मालिक। देयर शैल बी नो एग्जैगरेटेड क्लेम फॉर द सर्विसेज ऑफर्ड बाय मेंबर। मैं इसमें बहुत भारी हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट नॉट मेक एनी डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेस ऑन और अनसब्सटेंटिएटेड कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन ही नहीं है मेरा किसी के साथ, वो क्या है मैं क्या, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन ही नहीं है भाई, कंपैरिजन ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ओके इट शुड नॉट बी ऑफ नेचर दैट मे ब्रिंग प्रोफेशन इनटू डिस्ट्रीब्यूट। ओके इट शुड नॉट कंटेन टेस्टिमोनियल और एंडोर्समेंट, यानी किसी का फीडबैक उसके अंदर डालना चाहिए कि भाई यार ये चार्टर्ड अकाउंट बहुत भारी है, सस्ता काम करता है, बहुत क्वालिटी काम देता है, सस्ते में क्वालिटी देता है, ये कुछ नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट अचीवमेंट एंड अवार्ड्स, मां कसम ये भी तोड़ है। ओके कोई अचीवमेंट अवार्ड के बारे में डिस्कशन नहीं होना चाहिए। ओके मोनोग्राम ऑफ एनी काइंड और यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ कैच वर्ड इज नॉट परमिसेबल। ओके मतलब मां कसम करना क्या है, राइटअप दू क्यों का फिर मैं। ओके उसके बाद देखो तो मेंबरशिप नंबर और ये नंबर इज मैंडेटरी। ओके जो भी आपके नंबर्स होंगे, ओके फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, एफआरएन मतलब फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका फर्म नंबर या मेंबरशिप नंबर वो आप दे दीजिए। इट शुड नॉट बी फॉन्ट साइज एक्सीडिंग 14, मां कसम मतलब फॉन्ट साइज पे अगर ये लोग कंट्रोल डाल रहे हैं तो इसका मतलब आप समझिए राइटअप मतलब क्या होगा। तो खाली एक बेसिक लिखित आपके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। सर ये राइटअप किसको देते हैं वैसे, ये पैनल्स होते हैं ना, पैनल्स जो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं उनको अपन ये राइटअप्स देते हैं, ताकि उसके बेसिस पे पैनल्स सिलेक्ट करती है, आइडेंटिफाई करती है एक्सपीरियंस। इंस्टीट्यूट के इसमें होता है, तो ये राइटअप्स दिए जाते हैं केस जजमेंट में। इट मस्ट नॉट बी वायलेटिव ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, नहीं रहेगा भाई, कुछ नहीं करेगा भाई, कोड ऑफ एथिक्स, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। भारत माता की जय। तो राइटअप्स के लिए मेरे ख्याल से आपका लॉजिक क्लियर हो गया। ओके राइटअप्स का ध्यान रख लेना।
सर वेबसाइट कैसी हो सकती है? ओके, तो इन लोग बोलते हैं तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा कलर कॉम्बिनेशन, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी जान। लेकिन कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं। क्या रेस्ट्रिक्शन है देख लीजिए। द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ वेबसाइट इज नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड नॉर एनी स्टैंडर्ड फॉर्मेट। वेबसाइट आर रन ऑन पुल मॉडल नॉट ऑन पुश मॉडल। व्हाट इज डज दिस मीन? ओके, पुश मॉडल नहीं होना चाहिए, पुल मॉडल होना चाहिए। यानी अगर कोई सर्च मार रहा होगा तो आपकी वेबसाइट दिखनी चाहिए, लेकिन वो सर्च कुछ और कर रहा है। एग्जांपल, वो सर्च कर रहा होगा, एक XYZ सर्च कर रहा है और उसमें बीच में एडवर्टाइज आ रहा है वेबसाइट का, आपकी वेबसाइट का पॉपअप हो रहा है, अरे बेस्ट सीए फर्म, बेस्ट सीए फर्म, और उसको अरे ये नहीं होना चाहिए। पुश पुश नहीं होना चाहिए, पुल होना चाहिए, पुल होना चाहिए। ओके, पुल मतलब कोई मंगा रहा है तब जाके आप दे रहे हो, कोई नहीं मंगा रहा है, पुश नहीं होना चाहिए। दैट्स ए कंटेक्स्ट हियर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मे बी अलाउड टू बी डिस्प्लेड। वेबसाइट में क्या चाहिए? मेंबर का नाम, ट्रेड नेम, फर्म नेम, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये डाल सकते हो। विजिटिंग कार्ड में नहीं हो सकता, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट विजिटिंग कार्ड में नहीं होता, लेकिन वेबसाइट में हो सकता है। मेंबर ऑफ फर्म्स एड्रेस, बोथ हेड ऑफिस एंड ब्रांचेस, ठीक है। नेचर ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, एकदम क्लियर कट, एंड टू बी डिस्प्लेएबल ओनली ऑन पुल रिक्वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। यानी आप कौन सी सर्विसेज देते हो, ये खाली पुल रिक्वेस्ट पे है। अब ये बहुत बार है ना, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर पुल रिक्वेस्ट पे अपनी क्या सर्विसेज देते हैं, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब कैसे वर्क होगा, ये कैसे वर्क होने वाला है? ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझाता हूं। अगर आप देखोगे सर्टन वेबसाइट की सीन देखोगे तो स्क्रीन पर बनाता हूं। ओके, वेबसाइट देखोगे तो ऐसा टैब दिखते हैं आपको, टैब मालूम है, टैब एक राइट साइड में टैब, ऐसे टैब आते हैं, ऐसे टैब आते हैं, ऐसे टैब आते हैं, और यहां पर आता है होम पेज लिखा होता है, फिर बाद में पार्टनर्स ऐसे लिखा होगा, और इस सर्विसेज लिखा होगा। तो जिसको जो सर्विस पे क्लिक करेगा तब सर्विसेज दिखेगी। ओके, तब तक सर्विसेज नहीं दिखेगी। कुछ समझ में आया? ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए www तुम्हारी वेबसाइट डाली और सामने स्क्रीन पे आ गया ओ मैन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, पुल मोड पे सर्विसेज बतानी चाहिए आपने। ओके ये आपको क्लियर लिखा। पार्टनर्स कौन है, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज क्या है, जॉब वैकेंसीज है, नंबर ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट कितने, नंबर ऑफ असेसमेंट हैंडल कितने किए हुए, ये आप डिटेल दे सकते हो। ओके सर, फोटोग्राफ चलेंगे क्या? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चलेगा बस। पासपोर्ट साइज से फोटोग्राफ से ज्यादा बड़ा फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए मालिक। The firm can provide a link of its page on social networking site. Yes, हो सकता है, लेकिन आपको 611 और 711 ध्यान में रखना चाहिए। ओके, ऐसा ना हो जाए वो एडवर्टाइज मैकेनिज्म आ जाए। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लिंक ऑफ वेबसाइट कैन बी गिवन। द डिटेल्स इन द वेबसाइट शुड बी डिजाइन दैट इट डज नॉट अमाउंट टू ए सॉलिसिटिंग क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क। ये तो मैंने आपको बता दिया भाई, पुल मोड पे होना चाहिए, पुल मोड पे नहीं होना, पुल मोड पे होना चाहिए, पुश मोड पे नहीं होना चाहिए, तो सॉलिसिटिंग नहीं होना चाहिए। ओके, यानी अमाउंट के डिस्कशन नहीं होना चाहिए वहां पर। द वेबसाइट में प्रोवाइड द लिंक ऑफ वेबसाइट ऑफ ICI, रीजनल काउंसिल, ब्रांचेज एंड अदर थिंग्स। यानी जो भी ICI से रिलेटेड है उनकी वेबसाइट की लिंक दो, लेकिन दूसरे कोई लिंक मत दो। ओके, ये पॉइंट आपको रेस्ट्रिक्शन डाले हुए हैं। द वेबसाइट एड्रेस क्या होना चाहिए? शुड बी एज नियर एज पॉसिबल टू द इंडिविजुअल नेम और ट्रेड नेम। ओके, एज नियर एज पॉसिबल। ओके, आड़ा टेढ़ा नाम नहीं होना चाहिए। आड़ा टेढ़ा नाम क्या होता है? वो अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिव, वैसे वैसे अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। आपके नाम के इर्द गिर्द चलेगा, आपके नाम के इर्द गिर्द हमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई आड़ा टेढ़ा नाम नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, ये हो गया आपका पॉइंट। क्या सर हम अपनी वेबसाइट कोई थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के इसमें रजिस्टर या कुछ कर सकते हैं? तो क्या बोला जाता है उसके लिए? थर्ड पार्टी कौन मालूम है? ओके, गूगल ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, ओके, यूट्यूब पे ऐड आती है, क्या वैसे कुछ कर सकते हैं क्या? ये लोग क्या देते हैं? चार्टेड अकाउंट फर्म में हैव एंट्रीज टू बी मेड इन टेलीफोन डायरेक्टरी, नो प्रॉब्लम इन ए प्रिंटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर, यानी एग्जांपल अगर आप जाओगे, अभी एग्जांपल अपने ले लेते हैं। ओके, AT एकेडमी बहुत सारे फैकल्टीज के मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे फैकल्टीज रजिस्टर्ड है। लेकिन और एक है वेबसाइट कॉन्फ्रेंजा। ओके, कॉन्फ्रेंजा एंड स्मार्ट लर्निंग, ये दोनों है वेबसाइट्स। ओके, जो दोनों कॉमन पार्टनर्स है उसमें। ओके, जो अभी कॉन्फ्रेंजा इज लाइक एग्रीगेटर। ओके, बायर एग्रीगेटर, बायर के हिसाब से कौन कौन चाहिए वो सारे जन को लेके आता है। तो लेट एज्यूम कॉन्फ्रेंजा अगर बाई चांस, जो अभी कॉन्फ्रेंजा इज फॉर CA स्टूडेंट, लेकिन कॉन्फ्रेंजा अगर CA फर्म का अगर बायर एग्रीगेटर बनाता है, चलेगा क्या? नहीं, वो लोग बता रहे क्लियर, इट इज नॉट परमिसेबल फॉर ए मेंबर टू लिस्ट देमसेल्फ विद ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर्स। यानी ये अपन ऐसा सब्जी मंडी जैसा नहीं लगाना है अपने को, बस सब्जी मंडी जैसा नहीं होना चाहिए। एंड स्पेशलिस्ट डायरेक्टरीज फॉर लिमिटेड सर्कुलेशन, यानी अगर ऐसा होता है कि भाई कुछ डायरेक्टरीज है जो सिर्फ आप अपने क्लाइंट को दोगे। ओके, डायरीज होती है ना, छोटी छोटी डायरी, उसमें आपको नाम देना है तो वो चलेगा, लेकिन आप सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड पीपल को दोगे। ओके, आप पूरा पब्लिकली सर्कुलेट नहीं होने चाहिए। ओके, यही पॉइंट करते करते आप ध्यान में रखना, 611 711 का पूरा ख्याल रखना जरूरी है। देखो, एग्रीगेटर के साथ तो आपने करना ही नहीं है, ये तो दिमाग से छोड़ दो। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल आप अपनी एंट्रीज टेलीफोन डायरी में रखना चाहते हो, जस्ट डायल जैसे है, जस्ट डायल अगर कोई CA फर्म के बारे में पता करे तो जस्ट डायल देगा, चलेगा, लेकिन पेड सर्विसेज नहीं होनी चाहिए।
अब ये पेड सर्विसेज होती क्या है, मैं एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल ऐसा है, ओके, जब आप जस्ट डायल को फोन करते हो तो आपको एक 5 नाम आते हैं जिसमें से पहला नाम किसी का आता है, तो आपको ऐसा ऐसे कैसे डिसाइड होता है वो पहला नाम उसका ही आएगा, मिस्टर वाई का ही आएगा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पेड सर्विसेज लेता है जस्ट डायल से। जस्ट डायल को कुछ सिल्वर प्लैटिनम उनके कुछ ऑफर्स होते हैं कि भाई ये किया तो आपको एक ये नाम ऊपर आएगा, उसके बाद ये उधर आएगा, ये सब आएगा, ये सब किया जाता है। ये डिस्कशन इज नथिंग, ये नहीं होना चाहिए, पेड सर्विसेज नहीं होनी चाहिए। फ्री में ओके, जो आपका हायरार्की है उसके हिसाब से कुछ आ रहा होगा या किसी और ने आपको लिस्ट किया है जो फ्री में है, मतलब जेनरिक जेनरिक, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स इट। मेरे ख्याल से गाइडलाइंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके, तो अभी लास्ट रिकमेंडेड सेल्फ रेगुलेटरी मेजर है, ये मैं थोड़ा फटाफट कर लेता हूँ, ओके, बिकॉज मेरा थोड़ा पेट अपसेट रेकमेंडेड सेल्फ रेगुलेटरी मेजर, ओके, फटाफट अपडेट करो। ब्रांच ऑडिट, ब्रांच ऑडिट में ये लोग बोलते हैं कि अगर ब्रांच ऑडिट का स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ओके, एक ऐसा पार्टनरशिप, एक ऐसा फर्म है जिसमें 10 या 10 से ज्यादा पार्टनर है, ओके, मेंबर है फर्म में, ओके, तो इस केस में ओके इट शुड बी कंडक्टेड, जो ब्रांच है उसका ऑडिट लोकल फर्म ने करना चाहिए, ओके, जिस केस में लेस देन 10 मेंबर है। सर मतलब क्या है? एग्जांपल, एक हेड ऑफिस है, ओके, जिसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ओके, मैं अपॉइंट किया हुआ और मेरे फर्म में 15 पार्टनर है, तो इनकी जो ब्रांच है, ओके, अपन ने ऐसा रिकमेंडेशन देना चाहिए कि एक काम करो, आपकी जो ब्रांच है, ओके, ऐसी कोई फर्म सेलेक्ट करो जिसमें 10 से कम पार्टनर हो। तो ब्रांच ऑडिट के केस में, यानी अगर एचओ का ऑडिटर 10 से ज्यादा पार्टनर वाला ऑडिटर है, तो भाई ब्रांच का ऑडिटर 10 से कम वाला पार्टनर देखो, यानी इट इज प्रमोटिंग ए स्मॉल फर्म एज सच। ओके, अगेन ये रिकमेंडेशंस है। जॉइंट ऑडिट, ओके, अगर कोई लार्ज कंपनी है जो मुझे जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट कर रही है, ओके, तो यहां पर मैंने एनकरेज करना चाहिए कि जो पार्टनरशिप फर्म है, ओके, जो लेस देन 5 मेंबर वाली पार्टनरशिप फर्म है, वो जॉइंट ऑडिटर में अपॉइंट करनी चाहिए। यानी एग्जांपल, ओके, जाए मैं बिग फोर्स एज सच, और फिर मेरे को चाहिए, मेरा क्लाइंट बोल रहा है कि और एक जॉइंट ऑडिटर चाहिए अपने को, तो मैंने ऐसा सजेशन देना चाहिए, जो फर्म 5 से कम वाली पार्टनर है उनको जॉइंट ऑडिटर बनाइए। ओके, रेशियो बिटवीन क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड, ओके, 1:5, यानी अगर आपके पास नॉन क्वालिफाइड पर्सन है तो 5 जन होने चाहिए, ओके, 5 जन है तो आपके पास एक क्वालिफाइड सामने के सामने चाहिए। लेकिन याद रखना, नॉन क्वालिफाइड में आर्टिकल्स नहीं होते, आर्टिकल इज नॉट ए स्टाफ एज सच, आर्टिकल्स असिस्टेंट्स होते हैं, ओके, स्टाफ में नॉन क्वालिफाइड में आर्टिकल नहीं आते, प्यून नहीं आते, ओके, जो टाइपिस्ट लोग होते हैं ये लोग नहीं आते। तो नॉन क्वालिफाइड मतलब जो काम करने वाले, बीकॉम या दूसरी कोई कोर्स वाले हैं और जो अभी ऑडिट फर्म में काम करते हैं, ये कंटेक्स में। एंड रिकमेंडेड मिनिमम स्केल ऑफ फीस, ओके, जो भी है आपने फीस ए बी एंड सी कैटेगरी के सिटीज में दी है, यानी ओके, यानी अपना मुंबई की फीस अलग होगी, ओके, पुणे और नासिक के उधर की फीस अलग होगी, पुणे नासिक नागपुर की फीस अलग है, और उसके अलावा और कोई रिमोट एरिया है जैसे एग्जांपल पंढरपुर हो गया, सोलापुर हो गया, ये कैटेगरी में इधर फीस अलग अलग होगी। तो ये भाई आपने को फीस ध्यान रखना है, मिनिमम फीस, ताकि उससे नीचे ना जाए, क्योंकि उससे नीचे अगर किसी ने कोट किया तो इसका मतलब तो फिर आपस में अपन झगड़ा करेंगे, तो अपन इंस्टीट्यूट को कंप्लेंट कर सकते हैं, ओके, कि भाई कम फीस में जा रहा है, ओके, ऐसा होता ही है बहुत बार। मैं 1 लाख चार्ज कर रहा हूँ और कोई 15,000 में दे रहा है नया सी आके, ओके, तो फिर डोंट यू थिंक ओके भाई प्रॉब्लम आएगी? तो ये 15,000 बताना पड़ेगा कि ये वर्थ है कि नहीं। इसका मैं एक एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ, ओके, एक दे देता हूँ एग्जांपल, खत्म करता हूँ इसको, ओके, प्लीज अंडरस्टैंड। अभी एग्जांपल, मैं मिस्टर ए अमित तातेड़ इज एन ऑडिटर जो 1 लाख फीस लेता है, ओके, और 1 लाख फीस लेता है, और मेरा क्लाइंट किधर है? जयपुर में, ओके, मैं किधर हूँ? मुंबई में हूँ, ओके। अब यहाँ पर जयपुर का कोई सीए है जो मिस्टर सी है, जयपुर का सीए है जो लोकल सीए है, और वो बोलता है कि भाई मैं 80,000 में करने को तैयार हूँ, और ये क्लाइंट इसको दे देता है क्योंकि फीस की वजह से। तो अब मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा अरे इंस्टीट्यूट देखो ये फीस कम कर रहा है, आपस में लड़ाई कर रहा है। अब इंस्टीट्यूट है ना, केस टू केस देखेगी इसमें। अब समझो शुरू, ओके, वो सीए कम क्यों कोट कर पा रहा है? क्योंकि उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर नहीं है, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर है। तो शायद इसमें इंस्टीट्यूट कुछ नहीं करेगी, इंस्टीट्यूट बोलेगी मिस्टर ए चुपचाप बैठ, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज्यूम करते हैं, ओके, 1 लाख मैंने 1 लाख कोट किया हुआ है, ओके, और भाई किसी और ने यहाँ पर 80,000 नहीं 10,000 कोट किया। अब ये एक्सेप्शनल है, ये 10,000 क्यों कर पा रहा है? इसका मतलब देखो, ये जब सस्ते में काम करेगा तो क्वालिटी नहीं होगी, रिसोर्सेज नहीं होंगे, टाइम नहीं लगाएगा, फटाफट आके साइन करके जाएगा। इस केस में इंस्टीट्यूट नजर रखेगी, और भाई मिनिमम फीस के नीचे गई है तो गया, फिर ये वाला जो बंदा सीए का जयपुर है ये गया, ये गिल्टी पाया जाएगा, ओके। लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ ये केस टू केस है, इसीलिए अपन ऐसा स्टैंडर्डली डिस्कस नहीं कर सकते मालिक, ओके। सो नेवरदलेस, ओके, यहाँ पर अपना प्रोफेशनल एथिक्स खत्म होता है, ओके। तो ये पॉइंट पे है, ओके, एंड मैं थोड़े थोड़े रिकॉर्ड कर रहा हूँ और थोड़े थोड़े अपलोड कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पर बिकॉज ऑफ थोड़ा स्टमक का पॉइंट है एंड वीकनेस आ जा रही है, तो मैं ज़्यादा बोल रहा या मैं कुछ नोट्स बना रहा हूँ ना तो थक जा रहा हूँ, तो इसके लिए इस पॉइंट पे तो थोड़ा सा ये पॉइंट पे आप करके आप खाली है ना रेगुलरली चेक कर लो ड्राइव्स को, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, मैं एक साथ में सब रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर रहा था, अभी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके अपलोड करूंगा मालिक, ओके। सो जस्ट ड्राइव को थोड़ा सा अपडेट रखिए, ओके, इवन मैं ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा मालिक।